वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, इस्लामाबाद में अफगान सफीर की बेटी के मुबैना इग़वा और तशद्दुद का मामला संगीन हो गया है। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान में तैनात अपने सफीर नजीबुल्लाह अली खैल समेत सीनियर सिफारती अमले को वापस बुला लिया है। इससे कबल 16 जुलाई को अफगान सफीर की बेटी के इग़वा का मामला सामने आया था, जिसके हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना यह है कि अफगान सफीर की बेटी को इग़वा नहीं किया गया, बल्कि ये आलमी साजिश है और भारतीय खुफिया इदारे का एजेंडा है। अब से कुछ देर कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें आईजी साहब ने यह भी बताया कि जो दावा किया गया है अफगान सफीर की जानिब से, वो दावा जो है तस्दीक नहीं हो सकी है उनकी तहकीकात के मुताबिक। हमारा आज का सवाल यह है कि इस्लामाबाद में अफगान सफीर की बेटी के मुबैना इग़वा का मामला, अफगानिस्तान ने अपना सफीर और सीनियर सिफारतकार वापस बुला लिया है। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। जुनैरा अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जवाद फैजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है खालिद जमील साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जुनैरा, क्या तबसरा करेंगी आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, सफीर साहब की बेटी, तो बड़ी इजीली वेरीफाई हो सकता है कि वो कहाँ का कहें। अच्छा जुनैरा, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, दोबारा आपकी जानिब आऊंगी। अतर, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, अफगान सफीर का जो बेटी का मामला, ये काफ़ी हसास मामला है। इसके ऊपर हुकूमत तहकीकात कर रही है, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन इस इंसिडेंट को जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, मेरे ख्याल में वो अनफॉर्चुनेट है। और उसके ऊपर ये तासुर देना कि सिक्योरिटी के खदशात की वजह से हम इस्लामाबाद से काबुल शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसी में आप इसकी आयरनी आपको नजर आती है कि जिनको काबुल इस्लामाबाद से ज्यादा महफूज नजर आ रहा है, उस सोच का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी ये है कि अगर उनकी बेटी अगवा हुई या उनकी सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी लैप्स हुआ, उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पे आती है। उनको प्रॉपर सिक्योरिटी फराम करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मौके के ऊपर अगर कोई ऐसा वाकया होगा उससे पाकिस्तान को कोई फायदा होगा। इस वाकये को यूज किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ, और तहकीकात से पहले जिस तरीके से हमारे दानिशवरों ने 5 मिनट के अंदर तहकीकात भी मुकम्मल कर ली, केस भी हल कर दिया और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए सजा भी तजवीज कर दी, तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। हमें अपने हुकूमती इदारों के ऊपर ये चीज छोड़नी चाहिए, चाहे वो वजीर दाखिला हो या उनके अंडर काम करने वाली दूसरी टीम। उनका फर्ज बनता है कि वो तहकीकात को सामने लेके आए। कोई बंदा अगर काबुल में बैठा हुआ हमें ये बता रहा है कि ऐसे हो गया था और ऐसे हो गया था और इस तरह अगवा हुआ, तो उनसे ज्यादा मोतबर हमारे अपने इदारे हैं जिनकी काबुल में रिट नहीं है, तो वो उनको क्या पता कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, जैसा कि अतर साहब ने भी फरमाया कि इस वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने सुनी है, और अगर ये अगवा नहीं था और एक स्टोरी प्लांट की गई है अफ़गान गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो ये एक डिप्लोमेटिक वॉर है। मतलब अगर इट्स एन एक्ट ऑफ डिप्लोमेटिक वॉर। उन्होंने अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने, उनके सफ़ीर ने पाकिस्तान पर सफारती जंग की है। अगर झूठ बोला है, अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बात पर आ गई हैं, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ के पास ये सबूत आ गए हैं कि वो एबडक्ट नहीं हुई थी और ये सारी फैब्रिकेटेड स्टोरी है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि इस मामले को हाईएस्ट लेवल यूनाइटेड नेशंस तक लेके जाना चाहिए, दुनिया के तमाम ममालिक के आगे रखना चाहिए। और ये एक एक्ट ऑफ डिप्लोमेटिक वॉर है कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी है कि कोई सफ़ीर इस तरह की फैब्रिकेटेड कहानी बनाकर दो मुल्कों के दरमियान ना सिर्फ ताल्लुकात ख़राब करे, और अगर वो उसने ये सब कुछ अपनी हुकूमत के बिहाफ पर भी किया है अब और उनके कहने पर भी किया है, तो भी सफारती नॉर्म्स और UN चार्टर इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसको ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक का मामला नहीं है कि उन्होंने सफ़ीर बुला लिए। उन्होंने सफ़ीर बुलाए हैं या नहीं बुलाए हैं, अगर एक मुल्क आपके साथ सफारती ताल्लुकात में ये कर रहा है तो उससे सफारती ताल्लुकात हमें ख़ुद ख़त्म करने चाहिए। कि मेरा मतलब है कि कल को वो कोई मज़ीद बड़ा हमारे ऊपर प्लांट ना कर दे, कोई मज़ीद बड़ा क्यास ना कर दें। अब देखिए ना, एम्बेसडर्स
जो हैं वो यकीनन वो अब ख़ुद को इस किस्म के मामलात से दूर रखते हैं। वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के तहत काम करते हैं, वो यूएन चार्टर्स के तहत काम करते हैं, वो यूएन के जो कन्वेंशंस हैं उनके तहत काम करते हैं। लेकिन अगर एक एम्बेसडर अपनी बेटी को उसको इस किस्म के प्लांट के लिए इस्तेमाल करे और उसके बाद हम मिन्नतें कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की, नहीं नहीं आप अपना सफ़ीर वापस ना बुलाएं, आप नज़र सानी करें। भाई अगर आपकी तहकीकात मुकम्मल हैं और आप दुनिया को ये बताने की पोजीशन में हैं कि ये वाक़या नहीं हुआ था, तो फिर मिन्नतें क्यों कर रहे हैं? फिर ये अपॉलोजेटिक क्यों हैं आपके? नहीं नहीं नहीं, हमें खुद उसको निकालना चाहिए, उस सफ़ीर को, उसको करार देना चाहिए कि वो हमारे मुल्क को छोड़ जाए जिसने हमारे मुल्क की बदनामी का इतना बायस बना है। और मुल्कों के अंदर ये रिवाज है कि अगर कोई डिप्लोमेटिक ऑफिसर किसी तरह के नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी करे तो वो मुल्क उसको अपने मुल्क से निकाल देता है और कहता है कि आप 48 घंटे में हमारा मुल्क छोड़ जाएं। दुनिया में इसके हज़ारों मिसालें हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों मिसालें हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हम इस नतीजे पर पहुँच गए हैं कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारा आईजी इस्लामाबाद मिलकर बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये वाक़या प्रूव नहीं हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान को दुनिया के साथ ये इन्वेस्टिगेशन शेयर करनी चाहिए, यूएन के साथ करनी चाहिए, और जो राइट फोरम्स रेमेडी के लिए अवेलेबल हैं अगेंस्ट अफगान गवर्नमेंट उनको यूज करना चाहिए और ये अपॉलोजेटिक बिहेवियर खत्म करना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक है, मतलब हम अपॉलोजेटिक बिहेवियर खत्म करने की जरूरत है। चीन तो चलें जी, हमारा दोस्त है, हमने चीन के 7 लोग मरे, हमने उनके साथ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की। क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा? अफगानिस्तान भी कह रहा है मैं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करूंगा एक झूठे वाक़े पे। ठीक है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब। अच्छा जवाद फैजी साहब, जैसे कि मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने भी कहा कि अगर तो सिफारती जंग को हवा देने के लिए एक स्टोरी को फैब्रिकेट किया गया है तो मकासद क्या हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए मकासद वही है जिस तरह बात की अतर ने भी, जिस तरह मुजम्मिल साहब ने भी बात की और जिस तरह सब बात कर रहे हैं कि कुछ दिनों से हम ये देख रहे थे और जब से तालिबान का असर बढ़ रहा था, कब्ज़ा बढ़ रहा था, उसके बाद तो आप इंडियन मीडिया को भी ले लीजिए, उसके बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मज़हब का खेज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। कभी ये कि जितने जंगजू आ गए, फिर अशरफ गनी साहब भी बोले, इमरान खान साहब को उसका जवाब देना पड़ा। इस सारी सूरतें हमें पहले से, और फिर मैं तो ये कहूँ कि हमारे जितने भी इदारे हैं उन्हें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात को भी अपने कानों के अंदर बसा और रचा लेना चाहिए था कि हमें मजीद चौकन्ना चौकस रहने की जरूरत है। और चौकस किस तरह रहा जाता है? इसी तरह रहा जाता है ना कि हमारे ऊपर कोई ना कोई ऐसा इल्ज़ाम लग सकता है, हमारे खिलाफ कोई ऐसी साजिश हो सकती है, हमारे खिलाफ कोई ऐसा प्लान बन सकता है, और ये जो इल्ज़ाम है ना किसी एम्बेसडर की बेटी के हवाले से, उस पर अगरचे उस तरह खुल के बात कोई कर नहीं पा रहा कि वो दामने को क्या करने गई, फिर वहां से कहां पहुंची, पिंडी कैसे पहुंच गई, फिर F9 पार्क कैसे पहुंची, इसके पीछे कई कहानियां हैं और वीडियोस मौजूद हैं हुकूमत के पास और हमारी एजेंसीज के पास। अब तो जिस तरह मुजम्मिल कह रहे थे ना, ये खुल के आना चाहिए, क्योंकि हम अपने खिलाफ कभी माजी में ये सुने जी कि पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, कभी हम ये सुने कि हमें हर चीज दस्तयाब होनी चाहिए और हमारा जो भी हुक्म हो उसको मान लेना चाहिए। वही क्या पिद्दी का शोरबा कि हम सारी जिंदगी उनके अजाब अब तक भुगत रहे हों और फिर इल्जाम भी हम अपने सर लें, हमारे ऊपर दागदारियों की भी कोशिश की जाए, हमारे चेहरे पे कालक मलने की कोशिश की जाए। इसके लिए तो हमारे इदारों को इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अज खुद स्टेप जो है वो लेना चाहिए। और ऐसे मैं तो समझता हूं कि अगर कोई नुक्ता निकला हो, खालिद जमील साहब बता सकते हैं कि इनको जाने से भी रोका जाए कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती ऐसे ही बैठोगे तुसी ताकि पूरा नतारा हो सके। ठीक है जुनैरा, आप क्या कहेंगी, क्या पाकिस्तान का बिहेवियर जो है वो इस तमाम मामले पर अपॉलोजेटिक होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपोलोजेटिक आपने क्यों होना है? हम लोग इस वक्त अब्यूज़ हो रहे हैं बेसिकली बाय द वर्ल्ड ऑर्डर, और आपके पास हमेशा चॉइस होती है कि आपने विक्टिम प्ले करना है कि आपने सर्वाइवर प्ले करना है। मेरे ख्याल है कि जिस तरीके की टोन एंड टेनर अभी वज़ीर ख़ारजा की हम सुन रहे थे, मुझे यूँ लग रहा था जिस तरह हम रो रहे हैं।
प्लीज़ मत जाएं यहाँ से। नहीं, उन्होंने हमें बड़ी तसल्ली दी है। वो कह रहे थे हम बड़े खुश हैं, हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है यहाँ पे। जिस तरह कोई रिश्तेदारी हो रही है, कोई आपस में एफिलिएशंस हैं, कोई बड़े करीबी ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, भाई इट्स अ डायरेक्ट अटैक ऑन योर नेशनल सिक्योरिटी। उन्होंने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है, आपको क्यों शर्म आ रही है असल बात करते हुए? हम सब बड़ा एहतराम करते हैं हर एक की बेटी का, लेकिन ये मामला ही और है। स्पाई वर्ल्ड में औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं किया जाता, सब कुछ बीच में ही होता है। द थिंग इज़ के माइकल बोल्टन थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ट्रंप के, जो कि बहुत हॉकिश कंसिडर होते हैं, प्रो वॉर, और अफ़गानिस्तान पे अटैक करने का जब फैसला हुआ था उस वक्त वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के। परसों CNN पे बैठ के जो हम कभी सुना करते थे एक मंत्रा कि जी पाकिस्तान के जो न्यूक्स हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो तालिबान के हाथ लग सकता है, वो दोबारा वही बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो वहाँ से इनखला हो रहा है ये इसलिए बहुत गलत हो रहा है और हम इसलिए अशरफ गनी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान और वहाँ एक्सट्रीमिज़म प्रिवेल करता है और हमें डर है कि वो न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो तालिबान के या किसी और दहशतगर्द के हाथ ना लग जाए। इफ़ दे आर बैक टू द मंत्रा which is 15, 16 years old, 20 years old, तो आज तक आपको अपनी टोन एंड टेनर करेक्ट करनी नहीं आई, आज तक आपको बात करनी नहीं आई। डिप्लोमेसी में तो वर्ड्स आप बिल्कुल नॉर्मल बोलें, उस तरह घन गरज की ज़रूरत नहीं है जैसी शाह महमूद कुरैशी असेंबली में करते हैं, लेकिन वर्ड्स की सिलेक्शन हर चीज़ बहुत एक स्टांस देती है, एक मुल्क को स्टैंड देती है, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। सो ये एक अपॉर्चुनिटी थी, ये हमेशा ट्रेजेडी में भी अपॉर्चुनिटी होती है, इसको यूज़ करना चाहिए था, अभी तक इसको यूज़ नहीं किया गया। ठीक है, खालिद जमील साहब आप क्या कहेंगे? देखिए 3-4 बड़ी अहम बातें। एक तो इसके अंदर जो है कि NDS का रॉ का नेक्सस जो है वो हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो बुनियादी क्वेश्चन आपने किया, रेज़ किया कि ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। बुनियादी मकासद पाकिस्तान को बदनाम करने के, अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल में जो सूरत हाल है वहाँ पे अपनी नाकामी को पाकिस्तान के ऊपर उसका मलबा डालना है। इंडिया इंटरनेशनली मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता पाकिस्तान को बदनाम करने का। तो ये एक जो NDS और रॉ का जो नेक्सस था उसके नतीजे में ख़ातून को इस्तेमाल किया गया, एम्बेसडर की बेटी को इस्तेमाल किया गया, जो इंतहाई काबिल शर्म और काबिल मज़म्मत अमल है। हमें इसको बड़ा, मैं एग्री करता हूँ तमाम अपने जो कुलीग्स हैं इनसे कि हमें माजरत खाना रवैया अपनाने की बजाय हमें एग्रेसिव होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, देखें अभी ये वाक़या होता है और फौरी तौर के ऊपर इसका एक कंक्लूजन निकाला जाता है और काबुल से भी और हर तरफ से एक पूरी कंपेन शुरू कर दी जाती है और एक फ़ेक इसमें तस्वीरें भी आ गई जनाब खातून की, उसके चेहरे के ऊपर ज़ख़म भी हैं, निशानात भी हैं। फिर एम्बेसडर ख़ुद अपनी बेटी की तस्वीर जारी करते हैं। जब तहकीकात होती हैं, अभी ये कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान हुकूमत ने अपने सफ़ीर को, अमले को वापस बुलाया। ये वापस नहीं बुलाया गया, ये तहकीकात से फ़रार का रास्ता निकाला जा रहा है। जब हमारी तहकीकाती एजेंसियों के लोग एम्बेसडर को उनकी बेटी के पास और उनकी एहलिया के पास जब गए और बहुत सारी सवालात किए, उन सवालात के अंदर तजादात थे। इस सारी गुफ्तगू के बाद फिर उन्होंने CCTV फुटेजेस सामने रखी और कहा कि ये आप बेहोश नहीं थी, आप मुसलसल गाड़ी, 3 गाड़ियाँ आपने बदली, तीनों टैक्सी गाड़ियाँ थी, आपने उस दौरान टेलीफोन कॉल्स भी की, आप फ़ोन के ऊपर बिजी भी रहीं, आप कैसे कह सकती हैं कि आप बेहोश थी, आपको कुछ नहीं पता। उसके बाद फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और जब टेलीफोन भी हवाले किया तो उसका तमाम डाटा डिलीट करके दिया गया। तो ये राय फरार इख्तियार करना है। होना क्या चाहिए? 2 चीज़ें हैं। देखें, एक तो हमें डिप्लोमेटिकली एग्रेसिव कैंपेन चलानी है और दूसरा हमें डिमार्शे जारी करना चाहिए, इनको एहतजाज करना चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर रह के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। ठीक है, एग्रेसिव कैंपेन चलाने की जरूरत होगी। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब कोई कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं समझता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा ये जो इन्वेस्टिगेशन हैं ये पाकिस्तान में जितने ममालिक के सफ़ीर हैं उनके साथ शेयर की जाएँ और उनको बताया जाए कि ये झूठ था, उनके CCTV फुटेजेस दिखाई जाएं और ताकि वो अपने अपने ममालिक में इसके ऊपर जो है वो आगे डोजियर्स भेज सकें। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका पॉइंट भी आ गया। तमाम एनालिस्ट का मानना यही है कि पाकिस्तान को माजरत ख्वाहिया अपनाने के बजाय सख्त मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने FATF में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का एतराफ़ कर लिया है। एक तकरीब से खिताब करते हुए जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखना मोदी हुकूमत ने यकीनी बनाया है। भारतीय कोशिशों के बायस ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान का इस इंकशाफ पर कहना यह है कि भारतीय वजीर खारजा के बयान को आलमी बरादरी और FATF के नोटिस में लाया जाएगा। भारतीय वजीर खारजा का ये बयान हमारे देरीना मौक़िफ़ की तायद है। जुनैरा, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का जो ये बयान सामने आया है, इसके बाद क्या ये मामला आलमी सतह पर उठाने से आप समझती हैं कोई फ़र्क पड़ेगा? I mean, don't you think the world already knows and the world is part of it? इंडिया को जितनी स्ट्रेंथ इस वक्त US दे रहा है और जिस तरह इंडिया एज अ प्रॉक्सी एक्ट कर रहा है इस रीजन में, US की प्रॉक्सी I mean, उसके बाद जयशंकर ये कहें या ना कहें, मेरा नहीं ख्याल उससे कोई फ़र्क पड़ता है। और कॉन्टेक्स्ट का भी फ़र्क है। हम लोग, कई लोग इसको ऐसे ले रहे हैं कि जी उन्होंने कन्फेस कर लिया, वो तो अपनी कामयाबी बता रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में हमारी इतनी से है कि हमने ही ये प्रूफ किया है कि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट स्टेट, जो कि उनका बहुत पुराना नैरेटिव है। और ये प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के साथ, ऑल टेरर फाइनेंसिंग रिलेटेड एंड टेररिज्म रिलेटेड, और हमारी वजह से ही FATF हैज़ बीन एबल टू कंटेन पाकिस्तान। अब आप इसे कन्फेशन कह लें, आप इन्हें उनका क्रेडिट, वो तो अपना क्रेडिट बता रहे हैं बेसिकली कि इंडियन डिप्लोमेसी और इंडियन फॉरेन अफेयर्स कितने कामयाबी से सब कुछ टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब आप ये ले जाके किसको शिकायत लगाना चाहते हैं? आई डोंट नो कौन सा फोरम ऐसा है जो आप समझते हैं ऑलरेडी ये बात नहीं जानता। FATF में तो उन्होंने साफ कह दिया कि यूरेनियम अगर बिकता है इंडिया में तो अभी वो हमारे पैनल की डिस्कशन पे नहीं है। तो मेरे ख्याल है इन चीज़ों को कहीं ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दिस इज़ मेयरली कन्फर्मेशन ऑफ समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो। हाँ, करने की ज़रूरत ये है कि जो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स दूसरे आ रहे हैं, जैसे ये अफ़गान एम्बेसडर वाला मामला है, इससे पहले जो डिसइंफो लैब था उसको आपने कितना अच्छी तरह यूज़ किया है, पहले उसको तो देख लें। सो मुझे ये कन्फेशन नहीं लग रहा, मेरे ख्याल में तो वो अपना क्रेडिट और दुनिया में उनकी रिट कितनी है वो बता रहे हैं। खालिद जमील साहब, जैसे कि जुनैदा भी कह रही है कि कन्फेशन नहीं, समहाउ ये क्रेडिट ले रहे हैं वो, और पाकिस्तान तो बार बार इस मामले को उठाता रहा है कि ये टेक्निकल फोरम था लेकिन इसको पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, वो खास को क्रेडिट के तौर के ऊपर लें या एतराफ़ के तौर के ऊपर लें, हमें क्या करना है, हमारा तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, ये हमें इसके ऊपर गौर करना होगा। 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये हमें देखें कि FATF के मकासद क्या थे। बुनियादी तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बना। 9/11 के बाद इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग का एलिमेंट भी शामिल हो गया कि उसको काउंटर कैसे करना है, और फिर 2012 या 14 के अंदर आके जो एटमी फैलाव के मामला हैं उसके भी डोमेन में ये FATF का मामला आ गया। अब हम तीनों मामलात को अगर हम देखें, और बिलखसूस अगर दुनिया की 10 बड़ी यूरेनियम की स्मगलिंग की अगर वारदात हम देखें जो रिपोर्टेड है, वो इंडिया के अंदर पिछले ये 5, 10, 15 सालों के अंदर रिपोर्ट हुई हैं। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया में यूरेनियम का मामला भी है। अब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी उठा के देख लें। इंडियंस अपनी जो उनके इकनॉमिक मुख्तलिफ इदारे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनकी रिपोर्ट्स उठा के देख लें, क्या वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही। टेररिज्म फाइनेंसिंग, कुलभूषण जादेव नेटवर्क जो है कि जो बलूचिस्तान के अंदर KP के अंदर जो कुछ हुआ, कि हमारे पास उसके सबूत नहीं है। शर्मुल शेख स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान इंडिया को, उसके अंदर इतराफ़ है। तो सारी चीज़ें तो मौजूद हैं, हमें प्रेजेंट कैसे करनी है। अब FATF के अंदर जो है 13 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान ऑलमोस्ट 95-96% जो है कंडीशंस को फुलफिल कर चुका है। 4% जो है बाकी रहता है, लेकिन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। 13 ममालिक ऐसे हैं इंक्लूडिंग USA, चाइना, कोरिया, माले, श्रीलंका, जॉर्डन, ये सारे के सारे मुल्क हैं। न्यूजीलैंड जो मेंबर है FATF का, ये सारे वो ममालिक हैं जो 23% से लेके 53% तक FATF के जो क्राइटेरिया हैं फुलफिल नहीं कर रहे, लेकिन 4% पाकिस्तान फुलफिल नहीं कर रहा, हम ग्रे लिस्ट के अंदर है। इसका मतलब है हमारी डिप्लोमेसी के अंदर, हमारा केस प्रेजेंट करने के अंदर शायद की खामियां हैं। हमें उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, नंबर 1 इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, नंबर 2 हम FATF के अंदर मेंबर नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऐसे ममालिक जैसे चाइना वहाँ पर है, अगर सऊदी अरब वहाँ पर है, अगर टर्की वहाँ पे मेंबर है, हम उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे इतने दरीना तल्लुकात हैं, हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, तो क्या हमने उनको इफेक्टिवली इस्तेमाल किया या नहीं किया, ये हमें देखना होगा।
हमें ये नहीं देखना कि इंडिया इतराफ़ कर रहा है या नहीं कर रहा, हमारे पास जितने भी सबूत शवाहिद हैं इन तीनों फैक्टर्स के हवाले से हमें वन बाई वन जो है उनको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अपने दोस्त ममालिक के ज़राए से भरपूर तरीके से पेश करना होगा। ठीक है जवाद फैजी साहब, जैसे कि कहा कि इन तमाम मामलात को है भरपूर तरीके से हमें पेश करना होगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर पेश किया भी जाए तो क्या सुनवाई होगी पाकिस्तान की? देखिए मैं तो यूँ कहूँगा कि एक वो जिन्हें तस्वीर बना आती है, एक हम के लिया अपने ही चेहरे को बिगाड़। हम कोई भी केस अपना सही तरीके से आगे ले जा ही नहीं पाए। जिस तरह जुनैरा ने कहा कि फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम मैं खालिद साहब के पास भी जाऊंगा, ज़रूर उनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हमें कहीं ना कहीं तो बात करनी है ना। अगर मुझे ये पता हो कि इंसाफ मुझे नहीं मुयस्सर, अगर मुझे पता हो कि मेरे साथ वो जो है वो एक बाइस्ड सोच के तहत ही चला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद मुझे बात तो करनी है। इसी दुनिया में रहना है ना, इसी दुनिया के सफारतकारी के आदाब को भी मलूज़े खातिर रखना है, बल्कि ज़्यादा रखना है हमने बजाय डंके की चोट पे बोलने के। तो सारी चीज़ें जब करनी है तो फिर हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, और यही नहीं कि अपने मुल्क में वो जिस तरह हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में हुआ ना कि एक बहुत बड़ा मुजाहिद आज़म बनता था जो हर जगह पे औरतों के ऊपर भी चढ़ाई कर देता था, लेकिन जब बंदे लड़ने के लिए आए तो अपनी बीवी के छुप के बैठ गया। तो उसने कहा कि तुम जो है वो औरतों के मुकाबले में शेर थे और मर्दों के मुकाबले में भेड़ भी नहीं निकले। हमें कुछ ना कुछ तो शेर वाला को काम करना चाहिए ना। हमें तो ये चाहिए कि जब हमारे खिलाफ उंगलियां उठती हैं, जब हमें दागदार करने की कोशिश की जाती है, तो ये प्लेटफॉर्म्स किसके लिए हैं? ये आनिया जानिया वजीर खारजा की है फिर किसके लिए? अगर पाकिस्तान को उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उसमें कोई हम ठोस दलाइल नहीं दे सकते, हम अगर कोई बैनुल अक़वामी सतह पर अपने चेहरे को बेहतर अंदाज में पेश नहीं कर सकते, हमारा तो यही काम होना चाहिए ना। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस पे ना तो हमारी कोई तैयारी है। आप इंटरनेशनल लेवल के जितने भी केसेस देखेंगे, हिंदुस्तान जो है वो डंडोरा पीट रहा है और हम जो है वो कह रहे देखा जी इतराफ हो गया। भाई तैयारी करनी होगी, फिर बात तो करनी पड़ेगी ही। मुज़म्मिल सरवरदी साहब, आप क्या कहेंगे? बात करनी होगी तो क्या टोन अगर चेंज की जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? बात सुनी जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल टोन चेंज करें। देखें, हमें दुनिया में दोस्त बनाने होंगे, और अगर हमने पूरी दुनिया से लड़कर ये कहना है कि हम अकेले सच बोल रहे हैं और पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, तो ये कोई नहीं मानेगा। देखें, आप अकेले सच बोलते रहें और फिर कहें कि जी दुनिया के बाकी जो 120 ममालिक हैं वो उनमें से 80 तो हमारे ख़िलाफ़ हैं और 40 की अहमियत कोई नहीं है, तो ये कौन मानेगा? इतनी इस हुकूमत के डिप्लोमेटिक महाज पर फेलियर्स की एक लंबी दास्तान है। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की सफारती पॉलिसी, खारजा पॉलिसी नाकाम है और वो पाकिस्तान को आइसोलेट से आइसोलेट करते जा रहे हैं। ये फैटफ उनकी नाकामी की सबसे बड़ी मिसाल है। जयशंकर का इंटरव्यू ये नहीं कह रहा कि हमारी कामयाबी है, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आ गई है जिसको हमने आलमी तौर पर तनहा भी किया है, जिसको खारजी महाद पर शिकस्त भी दी है और शिकस्त फाश दी है, और हम आगे से कह रहे हैं हो उन्होंने इतराफ़ कर लिया है। भाई उन्होंने अपनी जीत का इतराफ़ किया है, उन्होंने जीत का जश्न मनाया है और बताया है कि उन्होंने हर महाज पर आपको शिकस्त दी है, और आप वो शिकस्त का मुंह लेकर रोज़ाना आकर हमारे सामने पता नहीं कौन से ढोल पीटने लग जाते हैं। मेरा मतलब है कि आप फैटफ से आप नहीं निकल सके, कलभूषण का केस आप ICJ से नहीं जीत सके, किस महाज पर आप क्या कर सके हैं? अरब हमसे नाराज़ हैं, अमेरिका के लिए इतनी हमने सहूलतकारी की है और नतीजा क्या है? 0/0। अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि अफगानिस्तान भी हमें आंखें दिखाता है और वो कहते हैं हम कैसे ना कि उनकी करेंसी हमसे मजबूत हो गई है। मौजूदा दौरे हुकूमत में उनकी करेंसी पाकिस्तान के रुपए से मजबूत है, उनकी तरक्की की शरह पाकिस्तान से मजबूत है। अभी वो कह रहे थे काबुल हमें बताएगा, भाई काबुल इसलिए बताएगा कि उसकी करेंसी मजबूत है, उसकी GDP हमसे मजबूत है, तो वो इसीलिए हमें बताएगा ना। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इन डिप्लोमेटिक फेलियर्स पे जब तक इन हाउस बात नहीं होगी, हम अपनी गलतियों की निशानदेही नहीं करेंगे। ये कोई रियासत मुखालफ बयानिया नहीं है, ये बात करना खुद एहतसाबी है।
जब तक हम खुद एहतसाबी नहीं करेंगे, इनको नहीं बताएंगे भाई आप गलत कर रहे हैं, ठीक कौन करेगा? एहतसाबी करने की जरूरत है। मुजम्मिल साहब आपका पॉइंट आ गया, जुनैरा आपकी जानिब भी आऊंगी, लेकिन अतर साहब से पहले मैं कमेंट ले लूं फिर आपकी जानिब आती हूं। अतर, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? आप समझते हैं जैसा कि मुजम्मिल सहरवर्दी साहब कह रहे हैं कि शायद ये हुकूमत की नाकामी है? देखिए, ऑब्वियसली अभी जो भी मामलात हैं वो इसी हुकूमत ने देखने हैं, लेकिन ये FATF का मामला कोई आज का मामला तो नहीं है। आपको याद होगा जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त पाकिस्तान कौन सी लिस्ट में था? जब उनकी हुकूमत थी जो फोन करके शादियों पे मोदी को बुलाते थे, जो खलबोशन का नाम नहीं लेते थे, पूरी दुनिया के सामने कोई किसी किस्म का एहतजाज नहीं करते थे, तो उस वक्त क्या FATF पाकिस्तान कौन सी लिस्ट में था? वाइट लिस्ट में था। उस वक्त भी तो पाकिस्तान की यही सूरत हाल थी ना, उस वक्त भी तो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को ऐसे ही ट्रीट किया जाता था। तो FATF के इस हुकूमत की बहुत सारी नाकामियां होंगी, लेकिन FATF जो है ये इसको विरसे में मिला है बहुत सारी दीगर चीजों की तरह, तो सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर डालना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है कि उनका पैसा हमसे मजबूत है, भाई उनका पैसा तो 5 साल से हमसे मजबूत है, बल्कि 5 साल से भी पहले, इसलिए कि उधर तो चलता ही डॉलर है। डॉलर आता है बाहर जहाजों में भर के, वो पूरे मुल्क में बांटते हैं, कुछ वो वापस वहां से दुबई ले जाते हैं उनके वॉरलॉर्ड्स, कुछ वहीं पे वो चलता रहता है, तो पैसा तो उनका मजबूत होना है। उधर तो C-130s में डॉलर आते हैं। उस मुल्क की क्या इकोनॉमी है, वहां पे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है, वहां पे जच्चा और बच्चा की क्या हालत होती है, उनकी टांग भी किसी के मोच भी आ जाए तो वो अपनी एम्बुलेंस में डाल के पेशावर ले आते हैं। तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान को कंपेयर करना मेरे ख्याल में थोड़ी सी लॉन्ग शॉट होगी। पाकिस्तान की ऑब्वियसली बहुत सारे मसाइल हैं, हमारे माशरे के अंदर मसाइल हैं, हमारी हुकूमत के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अब खुद को ऐसा समझना कि हम अफगानिस्तान से, बात यह है कि आप अगर देखें इस हुकूमत ने अमेरिका को भी जवाब दिया, इस हुकूमत ने भारत को भी जवाब दिया, और हमने देखा कि सेंट्रल एशिया में कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अमेरिकी नुमाइंदे भी सामने बैठे थे तो वहां पे इमरान खान साहब ने उनको भी आईना दिखाया और अफगानिस्तान को भी आईना दिखाया। लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूं कि हमने दुश्मनियां नहीं बनानी, हमें अफगानिस्तान से भी दोस्ती है हमारी, हमारे अमेरिका से भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, चाइना से भी बेहतर होने चाहिए। चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात खुद जो हैं जितने मर्जी कशीदा हों, उनका अरबों डॉलर का ट्रेड होता है, तो हमने सबसे अपने ताल्लुकात अच्छे रखने, लेकिन एहसास से हमने बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक हो गया। जुनैरा, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये जो डिस्कशन होती है कि ये टेक्निकल फोरम है या ये पॉलिटिकल फोरम है, ऑल फोरम्स आर पॉलिटिकल फोरम्स। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आपको कहीं जाएं और पॉलिटिकल उसका एस्पेक्ट ना मिले, वो पॉलिटिकल टूल के तौर पे टेक्निकल शक्ल में मौजूद ज़रूर होते हैं। FATF की आप पूरी हिस्ट्री निकालें, किस किस तरह उन्होंने सीरिया समेत कंट्रीज़ को यूज़ किया है, वो सबके सामने है। तो दूसरा ये आप जो चेस्ट थम्पिंग कर रहे हैं ना, एब्सोल्युटली नॉट, ऊंची आवाज़ में बोलना, अमेरिका को आंखें दिखाना, इसकी भी कतन ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक डिविंडलिंग पावर है, जब एक हार के एक फ़ौज निकली है वहाँ से और आप उसको मज़ीद आंखें दिखा रहे हैं, जबकि उसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर आ रहा है ऑलरेडी, तो आपको चाहिए डिप्लोमेटिकली चलें, उन चैनल्स को यूज़ करें जिसमें आप उनको ये बताएं कि हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, आप हमारा साथ दें, बजाय इसके कि आप उनको एब्सोल्युटली नॉट कहें। तो प्रॉब्लम इधर ये नहीं है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, राइट डायरेक्शन में करनी चाहिए। ठीक है, राइट डायरेक्शन में करनी चाहिए, सबका पॉइंट आ गया है। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक से आएंगे तो फिर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज़ाद कश्मीर में सियासी जमातों की जारहाना इंतखाबी मुहिम जारी है। ये जो सियासी कल्चर परवान चढ़ रहा है, ये कैसा है, क्या अच्छा है या बुरा? मुजम्मिल सहरवर्दी साहब। नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को रिफ़ाइन होना चाहिए, लेकिन ये रिफ़ाइन बार बार इंतखाबात से ही होगा। ये कोई रिफ़ाइन आमरीत में या जमहूरियत को कंट्रोल करके किसी हाइब्रिड निज़ाम में तो ये रिफ़ाइन नहीं हो सकता। जब बार बार इंतखाबात होंगे तो सियासी जमातों को समझ आएगी, सियासी रहनुमाओं को समझ आएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात आवाम से बेहतर अंदाज में करना सीखेंगे और समझ आएगी कि गालम गलूच नहीं है। लेकिन जो इस वक्त कल्चर आज़ाद कश्मीर में सामने आया है वो कोई पॉजिटिव नहीं है। किसी सियासी जमात ने आज़ाद कश्मीर की तरक्की खुशहाली के लिए कोई एजेंडा नहीं पेश किया।
किसी सियासी जमात ने कश्मीर की आज़ादी का कोई रोड मैप पेश नहीं किया, किसी सियासी जमात के पास कोई कश्मीरियों की फलाह के लिए कोई प्लान नहीं है, और वो सारा जो हम एक दूसरे की गालम गलूच की सियासत है उसको आज़ाद कश्मीर में प्रिवेल कर रहे हैं और उसके जरिए वोट लेना चाह रहे हैं। यानी अफसोसनाक मजीद रिफाइन होना चाहिए। ठीक ऐसे ही होगा जैसे और इंतखाबात होंगे। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। अतर साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं काफी हद तक मुजम्मिल साहब से एग्री करता हूं कि लोग अब ये सुनना चाह रहे थे कि आपकी पॉलिसीज क्या हैं, अगले 5 सालों में आप क्या देंगे कश्मीर के लोगों को, उन सेहत की पॉलिसी क्या होगी, एजुकेशन की पॉलिसी क्या होगी, नौकरियां किस तरह मिलेंगी, रेवेन्यू किस तरह जनरेट होगा। बहुत सारी चीजें वहां पे जाके एक जमात आके इमरान खान के ऊपर हमले कर देती है, दूसरी जमात जाके दूसरे लोगों के ऊपर कहती रहती है कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। जो मेच्योरिटी थी होनी चाहिए वो हमें नजर नहीं आई, लेकिन ये रिफ्लेक्ट भी करता है हमारी सोसाइटी को। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे हम हॉलैंड की तर्ज की या बेल्जियम की तर्ज की सियासत करेंगे। जिस तरह का हमारा मुआशरा है वैसी सियासत वहां पे हो रही है। ठीक है, जुनैरा आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल है हम लोग बात ही ऐसे करते हैं जैसे जलसों में हमने नारे सुने और जो बातें सुनी है, कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी हम इसी तरह बात करते हैं, ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। तो जब तक हम में एक कलेक्टिव चेंज नहीं आएगा, हम सॉफ्ट स्पोकन नहीं होंगे, हम कैसे ये बात करते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स भी चेंज हो जाए। 90% ऑफ द कंटेंट जो मरियम नवाज का था वो इमरान खान पे फोकस था, पीपल्स पार्टी का नून लीग पे फोकस था, और गंडापुर साहब ने तो वहाँ जो किया वो कमाल ही किया। सिर्फ इमरान खान ने एक सेहत कार्ड की और एक हेल्थ इंश्योरेंस की इन मामलों में 2-3 बातें की हैं, अदरवाइज वो सारा ऑर्डर ऑफ द डे था। ठीक है, जवाद फैजी साहब देखें, उसका नाम आज़ाद कश्मीर है, मादर पिदर आज़ाद कश्मीर नहीं है। लिहाजा वहाँ जिस किस्म की सियासत का मुजाहरा हो रहा है उस पर तो मुझे लाइन ऑफ कंट्रोल से उस पार के जो लोग हैं ना, उनके दिल, उनके दिमाग, उनके साथ जो हो रहा है वो तो ये सोच रहे थे कि यहाँ सियासी क़यादत आ रही है और यौम यकजहती कश्मीर पे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाती है, तराने गूंजते हैं, लेकिन जब वो कान लगा के ना और जब सुन रहे होते हैं ना कि आपस में गालम गलोच हो रहे हैं, तो उनकी जो वो जज्बात है ना, वो किस कदर हम उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खुदा हमें भी हिदायत दे और हमारे लीडरों को भी हिदायत दे, मैं तो यही कह सकता हूँ। ठीक है, आप क्या कहेंगे खालिद जमील साहब? अच्छी बात यह है कि सियासी कल्चर वहाँ पे परवान चढ़ रहा है और पॉलिटिकली जो एक आज़ादियाँ होनी चाहिए वो आज़ाद कश्मीर में हैं, जो कि मकबूजा कश्मीर में नहीं है। ये तो एक अच्छी बात है, इसको प्रमोट होना चाहिए। बुरी बात यह है कि जो पाकिस्तान का सियासी कल्चर था वो पूरा का पूरा वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया गया। जो मुकामी सियासी जमातें थीं उनको वहाँ पे प्रमोट होना चाहिए था, वो पस मंज़र में चली गई हैं। आपकी तीनों बड़ी जमातें अपना पूरा का पूरा इल्ज़ाम तराशी का कल्चर लेके कश्मीर में चले गए हैं। कश्मीर की इंटरनेशनली एक हैसियत है, उस हैसियत के तनाजुर में जो एजेंडा होना चाहिए था, जो पोलिटिकल एजेंडा होना चाहिए था, वो नज़र नहीं आया। PTI ने अपना एक मंशूर बनाया, डॉक्यूमेंटेड बनाया, लेकिन उसके ऊपर भी ज़्यादा बात नहीं की, उसके ऊपर बात होनी चाहिए थी। ठीक है, यानी जो सियासी कल्चर परवान चढ़ रहा है इस बारे में आप सब ने अपनी राय दी है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों की इजाज़त, अल्लाह ने के पान।